हे गाइस, वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर कोल माइंस रेगुलेशंस 2017 का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है हॉलेज। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारे रेगुलेशंस हैं। तो इस चैप्टर में हमें रेगुलेशन नंबर 92 से लेके रेगुलेशन नंबर 103 तक देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कि हम हॉलेज रोडवेज, ट्रैवलिंग रोडवेज, टब्स, ब्रिक्स, हॉलेज के रोप्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं माइंस में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि सबसे पहला जो चीज़ है ये है, ये इसको इस चीज़ को शाफ्ट बोलते हैं। जैसे बहुत से लोगों ने मुझसे बोला कि यार सब कुछ तो ठीक है बट हमें ये नहीं पता कि शाफ्ट क्या होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ जो होती है ये होती है शाफ्ट। ठीक है, जो कि एकदम वर्टिकली बिलो जाती है, बिलो द ग्राउंड जाती है। ठीक, और यहाँ से मैं टब्स वगैरह आप देख सकते हैं कि जिस टाइप से ये टब्स वगैरह जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इंक्लाइन की बात करें तो ये है हमारा इंक्लाइन। ठीक है, जिसमें कि इसका किसका इस्तेमाल किया गया है, लैडर्स का इस्तेमाल किया गया है, स्टेप्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है बहुत सी चीज़ों में। और अगर हम अगर कोई पहाड़ है, मान लीजिए इस टाइप से कोई हिल है और उसमें अगर हम माइनिंग करते हैं इस टाइप से इस डायरेक्शन में, तो इस चीज़ को हम एडिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अलग अलग एंट्रेंसेस के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम अगर हॉलेज के बारे में देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हॉलेज में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि ये जो ट्रैक्स गई हैं बिलो द ग्राउंड, ये बिलो द ग्राउंड सीन है, जिसमें कि ये हमारा ट्रैम आ रहा है। ठीक है, ट्रैम बेसिकली अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रैम लाइन आपने कोलकाता वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पे ट्रैम लाइन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उस टाइप से ये भी वही वर्क करता है। और इसके जो ट्रैक्स हैं आप ये देख सकते हैं, ये अंडरग्राउंड में बिछाए गए हैं ये ट्रैक्स। ठीक है, और ये हमारा एक जंक्शन बनाता है, यहाँ पे दोनों ट्रैक्स मीट करते हैं। ये मेन हॉलेज लाइन हो गई और ये उसकी ब्रांच हो गई। इस टाइप से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, अगर हम आगे देखें तो हमारे जो टब्स है वो किस टाइप के होते हैं भाई, वो तो ट्रैम लाइन थी। अगर हमें मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करना है तो आखिर हम हॉलेज की रखते क्यों हैं, हॉलेज का यूज़ क्या होता है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे टब्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हैं हमारे टब्स। ठीक है, इनमें ये इस टाइप से टायर्स लगे होते हैं, ट्रेन के टायर्स जैसे ही होते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इनमें होता नहीं है। ठीक है, इन्हें हॉलेज टब्स के नाम से जाना जाता है। स्किप्स भी कहा जाता है, आप कंफ्यूज नहीं हुइएगा कभी, अगर आप कहीं और पढ़ें टब्स के बारे में तो स्किप्स का वर्ड का भी यूज़ किया जाता है इनमें। ठीक है, अब अगर इन टब्स में अगर हमें कोई चीज़ लोड करनी है तो लोड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मतलब कि मटेरियल अगर डालना है, मान लीजिए हमारा कोल है, उसको हमने एक्सप्लोजन की मदद से ब्रेक डाउन किया है, एक्सप्लोजन की मदद से, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसको लोड कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे ये यूज़ होता है ये मशीनरी, जिसे हम लो हाउल डंप एलएसडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टायर माउंटेड होता है, टायर्स लगे होते हैं इसमें। और इसका जो ये वाला पोर्शन है, ये इसके अंदर का पोर्शन, ये क्या करता है, ये पूरे मटेरियल को आगे की तरफ धक्का देता है। ठीक है, इसी के अंदर ये पूरा सेटअप बना होता है, तो ये पूरा जो मटेरियल है ये क्या होता है, डायरेक्ट इसमें अनलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारा जो रूफ्स है उसे हम किस टाइप से सपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, रूफ बोल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये देख सकते हैं आप रूफ बोल्टर, ये देखिए, ये यहाँ पे ऊपर में टॉप में क्या कर रहा है, रूफ बोल्टिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये रूफ बोल्टिंग कर रहा है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे रूफ बोल्टिंग कर रहा है। ठीक, अब इतना तो हमने जान लिया कि अंडरग्राउंड माइंस में काम कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि आखिर कितने टाइप के हमारे हॉलेज सिस्टम्स होते हैं। हॉलेज बेसिकली होता क्या है, ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, माइंस के अंदर ले जाने के लिए, माइंस के बाहर ले जाने के लिए, ये सब चीज़ों में हॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। अब हॉलेज कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के हॉलेज भी देखने को मिलते हैं। तो जिनमें सबसे पहला जो हॉलेज आता है वो अगर हम देखें तो डायरेक्ट ड्रॉप हॉलेज। ठीक है, डायरेक्ट रोप हॉलेज में क्या होता है, ये सबसे सिंपल सिस्टम है रोप हॉलेज का, जिसमें कि एक ट्रैक होता है, एक रोप होती है और एक ड्रम होता है बेसिकली। ठीक है, और ये एक सिंगल मोटर से कनेक्टेड रहते हैं, जो कि गियर सिस्टम पे वर्क करता है। उसके बाद अगर दूसरे टाइप का हॉलेज जो है तो वो है डबल ड्रम डायरेक्ट रोप हॉलेज। ठीक है, इसमें दो ड्रम्स होते हैं, दो रोप्स होते हैं और दो ट्रैक से ये कनेक्टेड होता है बेसिकली। ठीक है, और ये एक सिंगल ड्राइविंग मोटर से कनेक्टेड रहते हैं ये लोग। ठीक है,
याद रखिए मोटर सिंगल ही होती है इसमें। दूसरा उसके बाद आता है मेन एंड टेल रोप होलेज। मेन एंड टेल रोप होलेज में क्या होता है कि दो सेपरेट ड्रम्स होते हैं, है ना। एक मेन एक जो होता है मेन रोप के लिए होता है जो कि लोडेड टब्स को हाउल करता है, हाउल मतलब खींचता है ना। और एक होता है जो कि एम्प्टी टब्स के लिए होता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये एम्प्टी टब्स भी या फिर भरे हुए टब्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो उनको अंदर बाहर ले जाने में मदद करता है। ठीक है, जब एक ड्रम घूम रहा होता है, ठीक है, वो गियर्ड होता है, तो दूसरा ड्रम ऑटोमेटिकली घूमने लगता है। तो इससे क्या होता है कि मतलब एक चीज़ नीचे इस डायरेक्शन में जाएगी तो एक चीज़ इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सेट किया जाता है। अब मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में चीज़ों खींच रहा है तो ये इस डायरेक्शन में भेजेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इस टाइप से ये वर्क करता है बेसिकली, तो हमें देखने को मिल सकता है ये सब चीज़ें। ठीक है, और जो सबसे आखिरी टाइप है वो क्या है, एंडलेस रोप होलेज, है ना। तो ये सबसे आखिरी टाइप का होता है। इसमें बेसिकली किस टाइप से सिस्टम होता है, ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये है एंडलेस रोप होलेज सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि क्या है, ये हमारे लोडेड टब्स हो गए, ये हमारे एम्प्टी टब्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे ये मोटर से कनेक्टेड रहते हैं, ये इस टाइप से ऐसे घूम के आते हैं। ठीक है, ये पूरा ऐसे घूमते रहते हैं। तो ये जो इस टाइप का कनेक्शन हॉलेज सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडलेस रोप होलेज सिस्टम। ठीक है, आप माइंस में जाके देख भी सकते हैं इन चीज़ों को, बहुत सी चीज़ें। इसमें क्लिफ्टन पुली के बारे में हम आगे जानेंगे, जब हम मशीनरी पढ़ेंगे तब हम क्लिफ्टन पुली वगैरह के बारे में जानेंगे। अब ये देखिए, ये रहा मेन एंड टेल रोप होलेज सिस्टम। ठीक है, इसमें दो मोटर्स लगे हुए हैं, एक सिंगल मोटर लगा हुआ है लेकिन ड्रम्स दो हैं। ठीक है, एक ड्रम जो है वो गियर्ड है और दूसरा अपने आप ही रोटेट करता है, इसकी रोटेशन के पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, है ना। क्या होता है कि अगर आप आगे देखें तो ये हमें अलग अलग पॉइंट्स हम देख सकते हैं कि हमारे जो माइंड्स में अलग अलग पॉइंट्स यूज़ होते हैं हॉलेज में, उन पॉइंट्स को क्या क्या नाम दिया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, है ना, कि कौन से पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखने वाली हैं, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट्स। ठीक, तो चलिए हम अब देखते हैं अपने रेगुलेशन के बारे में, जिसमें कि हमारा जो पहला रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 92, जिसमें कि हम हॉलेज रोडवेज के बारे में जानेंगे। ठीक, हॉलेज जो होता है, ठीक है, हॉलेज में अब क्या होता है कि इसमें जो कहा जा रहा है कि ये जो रेगुलेशन है ये हर कोई भी लेंथ की रोड हो, है ना, जो माइंस के अंदर है, वो अगर मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है टब्स के थ्रू, या फिर चाहे वो ग्रेविटी पावर के थ्रू हो या फिर मैकेनिकल पावर के थ्रू हो, उसे हम हॉलेज रोडवेज के नाम से जानेंगे। जितने भी रोडवेज हैं उनका जो डायमेंशन होना चाहिए एडिक्वेट होना चाहिए, मतलब कि ठीक ठाक होना चाहिए, और ताकि आसानी से हमारे जो टब्स हैं वो ट्रैवल कर सके। टब्स देखिए, अब ओपन कास्ट माइन अगर होगी तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, ट्रक्स वगैरह का, ट्रक्स या फिर डंपर्स का यूज़ होता है, तो वो आसानी से ट्रैवल कर सके। ये सारी चीज़ें इस टाइप से हमें उसका डायमेंशन रखना है अपने हॉलेज का। हमें ये कोशिश करनी है कि जो हमारा हॉलेज रोडवे है वो कैसा होना चाहिए, एक रेगुलर ग्रेडियंट का होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। चूँकि ये पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी हमें ये कोशिश करना ज़रूरी है। इनमें जो ट्रैक्स होने चाहिए वो एडिक्वेटली और सफिशेंटली लेड होने चाहिए, ट्रैक्स बिछे हुए होने चाहिए, जिससे कि क्या हो, हमें कहीं भी ब्रेक डाउन देखने को ना मिले। ठीक है, अगर हम हॉलेज की बात करें तो जहाँ पे हॉलेज में एक या एक से अधिक रोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे हॉलेज में एक या एक से अधिक रोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जितने भी इंक्लाइंड प्लेन के टॉप हैं उन इंक्लाइंड प्लेन्स के टॉप पे क्या लगा होना चाहिए, एक कम से कम एक स्टॉप ब्लॉक तो लगा होना चाहिए। अब स्टॉप ब्लॉक क्या होता है यार, अब देखिए क्या होता है, ये ट्रैक हो गया, समझ लीजिए ट्रैक है। अब इस ट्रैक में यहाँ पे दो ठो स्टूल्स लगा दिए जाते हैं दोनों तरफ, और इस पे एक यहाँ पे गाटर बैठा दिया जाता है, आयरन का होता है। तो क्या होता है, हमारे टब से जब इस डायरेक्शन अगर अनकंट्रोल होगा, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, ये इसी में जाके अटक जाएंगे और आगे फर्दर नहीं जा पाएंगे, है ना। और ये चूंकि इंक्लाइन के टॉप पे है, इंक्लाइन के टॉप पे है, तो क्या होगा कि हमारे माइंस के अंदर नहीं जा पाएंगे ये अनकंट्रोल्ड टब्स, तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब बोल रहा है कि हर एक स्टॉप ब्लॉक जितने भी होते हैं उनके जस्ट नीचे हर स्टॉप ब्लॉक के जस्ट नीचे क्या लगा होना चाहिए, एक रनअवे स्विच का यूज़
होना चाहिए। ठीक है, रनअवे स्विच जो होता है ये क्या करता है, ये अगर मान लीजिए टब्स आपके रास्ते में आ गए, अनकंट्रोल्ड है, तो आप तुरंत ही क्या करते हैं, मैन्युअली इसके लीवर को खींचते हैं, तो ये क्या करता है, ट्रैक्स को अलग कर देता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का सेटअप होता है, यहाँ पे ऐसे लीवर्स लगे होते हैं, ये ट्रैक्स को क्या कर देता है, इस डायरेक्शन में, आप कभी देखे होंगे ट्रैक्स इस डायरेक्शन में मुड़ जाते हैं, फिर ये कभी इस तरीके से जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये काम कौन करता है, रनअवे स्विच करता है कि इसको किस डायरेक्शन में हमें भेजना है ना। तो हर एक स्टॉप ब्लॉक जो फर्स्ट स्टॉप ब्लॉक होगा उसके नीचे क्या लगा होना चाहिए, रनअवे स्विच लगा होना चाहिए। अब इसकी जो डिस्टेंस होनी चाहिए, एक स्टॉप ब्लॉक, ये आपको मान लीजिए स्टॉप ब्लॉक है, यहाँ पर रनअवे स्विच है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो सेट ऑफ ट्रेन्स या फिर सेट ऑफ टब्स है आपके, जितने भी मतलब 5 टब्स आपने कनेक्ट कर लिए, तो उनकी टोटल जो लेंथ होगी, उस टोटल लेंथ से ज़्यादा, मतलब उस टोटल लेंथ कम से कम उतनी दूरी तो हमें बना के रखनी ही है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। या फिर एक और चीज़ है कि भाई इसकी जो डिस्टेंस है लेकिन 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब स्टॉप ब्लॉक या फिर रनअवे स्विच इस तरीके से इंटरकपल्ड होने चाहिए कि दोनों ही साइमल्टेनियसली इनफेक्टिव ना हो। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ इनफेक्टिव हो गए भाई, एक साथ खराब हो गए, है ना। ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर मान लीजिए एक हमारा यूज़ नहीं भी होता है तो दूसरा क्या हो, काम कर सके। ठीक है, तो इस टाइप से इंटरकपल्ड दोनों होने चाहिए। अब टब्स के पीछे क्या लगाना है हमारा, मान लीजिए हमारा टब है ना, ये हमारा टब है मान लीजिए, और इसके पीछे यहाँ पे क्या लगाते हैं हम, एक लोहे का टुकड़ा होता है जिसे हम लगा देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बैक स्टे या फिर ड्रैग के नाम से जानते हैं। अब मान लीजिए हमारा टब इस डायरेक्शन में अपने आप अनकंट्रोल्ड वे में जाना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे ट्रैक्स में हमने देखा होगा कि कैलिपर्स लगे होते हैं इस टाइप से, है ना, जिन पे ट्रैक्स अटैच्ड रहते हैं। उन कैलिपर्स पे क्या होगा, ये जाके ऐसे अटक जाएगा और हमारे ट्रक को बैक साइड में रन करने से रोकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस टाइप से बैक स्टे या फिर ड्रैग काम करते हैं, या फिर कोई भी सुटेबल कॉन्ट्रीवेंस हमें लगाना होगा ताकि हमारे जो सेट ऑफ ट्रेन्स या फिर टब्स हैं वो बैक साइड में रन ना करें। अगर एंडलेस रोप या फिर चेन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कैचेस का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, और ऑटोमेटिक कैचेस क्या करें, असेंडिंग टब्स को मतलब असेंडिंग टब्स मतलब कि जो टब्स अपवर्ड डायरेक्शन में माइंस के बाहर जा रहे हैं वो टब्स बैक साइड में रन ना करें। ठीक है, तो इस टाइप से हमें से ऑटोमेटिक कैचेस का इस्तेमाल करना है। अब दूसरी जो सेफ्टी डिवाइस हम देख सकते हैं वो क्या बता रहा है, सेफ्टी हुक्स के बारे में। ठीक है, सेफ्टी हुक के बारे में हमें बताता है कि सेफ्टी हुक्स लगे होने चाहिए, जैज रेल्स लगे होने चाहिए, ताकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अब देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, रनिंग बैक जो आपने पढ़ा, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि मान लीजिए हमारा टब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और इस डायरेक्शन में अगर भागने की हम बात करेंगे तो उसे बोलेंगे रनिंग बैक। हमारा टब जो है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और अनकंट्रोल्ड हो गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और अनकंट्रोल्ड हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन अवे अगर हमारा कर रहा है टब। तो उस केस में भाई अनकंट्रोल्ड रहेगा तो हम क्या करेंगे, अपने सेफ्टी डिवाइसेस फिट करेंगे और ट्रैक्स को भी अल्टर करेंगे, जिसका क्या कहा जाता है, जैज रेल्स कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, ट्रैक्स को इस तरीके से ऐसे डिज़ाइन कर दिया जाता है, मतलब कि इसे थोड़ा घुमावदार बना देते हैं, जिससे कि अगर फुल स्पीड में टब हमारा आएगा तो क्या होगा कि ये इतना ज़्यादा स्पीड में होगा कि इन ट्रैक्स में जल्दी से मुड़ नहीं पाएगा और ये सीधे थ्रो आउट हो जाएगा, है ना। तो इससे भी हम टब को आगे जाने से, आगे किसी भी मैन को नुकसान पहुंचने से रोक सकते हैं। ठीक है, डेंजर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को क्या कहा जाता है, जैज रेल्स कहा जाता है। री रेलर सिस्टम कम मैक्सिमम 250 मीटर की दूरी पर तो होना ही चाहिए एक री रेलर सिस्टम। री रेलर्स क्या होते हैं, मान लीजिए हमारे टब्स जो हैं, तो बेसिकली हम माइंस में देखते हैं टब्स अगर ट्रैक से उतर गए तो क्या होता है कि भाई उसमें सरिया वगैरह मतलब रॉड्स वगैरह का यूज़ करके
उसको ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मैन लगते हैं, है ना। लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी बोगीज़ की बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं रेलवेज़, है ना, ट्रेन्स वगैरह हो गए, उनकी इंजन्स हो गए, अब इतने हैवी चीज़ों को तो हम उठा नहीं सकते हैं भाई, आप क्रेन लाना है, इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं क्रेन की मदद से। लेकिन अगर हमें वो सब पॉसिबल ना हो पाए, हमारा आसानी से काम हो जाता है, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, री-रेलर्स का यूज़ किया जाता है। टब रीरेलर्स क्या करते हैं, ये हमारी मान लीजिए ट्रैक से, और यहाँ पे हमारे इंजन का टायर है, मान लीजिए ट्रेन के बारे में सोचिए, इंजन का अगर टायर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, रीरेलर लगा दिया जाएगा, जो कि क्या करेगा, जैसे ही इंजन को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे हम चालू करके, तो क्या होगा, इस रीरेलर के कारण वापस से ट्रैक पे आ जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ इस चीज़ को समझ सकते हैं। आप देख भी सकते हैं, बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, ऑनलाइन नेट पे, आप गूगल पे आपको देखने को ये चीज़ें मिल जाएंगी कि टब रीरेलर्स किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो डालने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाया है। अगले वीडियो में मैं इस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब जितने भी हॉलेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, जितने भी हॉलेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, अगर उनकी लेंथ जो है 30 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड कराना पड़ेगा, वो चाहे मैकेनिकल हो या फिर इलेक्ट्रिकल मीन्स के थ्रू हम सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड करा रहे हों। ठीक है, ताकि जो मान लीजिए कोई भी हमारा क्या हो रहा है, टब्स सेट ऑफ टब्स अंदर या बाहर जा रहा है या फिर ट्रैवल कर रहा है, तो उसको हम क्या कर सके, तुरंत ही ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, सिग्नलिंग सिस्टम प्रोवाइड करा सके। ठीक है, सिग्नलिंग सिस्टम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर हमें कोई एक डेंजर लगता है कि भाई इसको रोकना जरूरी है, मैन वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्नलिंग सिस्टम की मदद से उनको टब्स को रोकना पड़ेगा, सेट ऑफ टब्स को। ठीक है, अब सिग्नलिंग सिस्टम होता क्या है, हाँ चलिए पहले देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉप ब्लॉक के बारे में भी। ठीक है, तो ये स्टॉप ब्लॉक्स किस तरीके से काम करते हैं हमारे, और रनअवे स्विच भी यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा रनअवे स्विच का सेटअप है, और ये हमारा स्टॉप ब्लॉक है, एक लगा हुआ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है दोनों का, कंबाइंड स्टॉप ब्लॉक एंड रनअवे स्विच। ठीक है, तो ये आप देख के समझ सकते हैं। और ये हमारा टब रीरेलर है। ठीक है, यहाँ से ऐसे जो ट्रेन के टायर्स होते हैं वो आते हैं और इसमें वापस से सेटअप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये टब रीरेलर आप समझ सकते हैं इस तरीके से कि क्या कैसे काम करता होगा टब रीरेलर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं आप डबल टर्न आउट, अलग अलग टाइप के देखिए टर्न आउट्स, ट्रैक्स को किस तरीके से बिछाया जाता है। आप बेसिकली ट्रेन में जब ट्रैवल करते हैं तो आप देखते होंगे कि किस टाइप से ट्रैक्स होते हैं। बेसिकली जंक्शंस में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है हमें कि किस टाइप के ट्रैक्स हमारे होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के ट्रैक्स हैं कि उनका कॉम्बिनेशन किसा होता है। जैसे ये 3 फिंगर स्विच हो गया, यहाँ पे ये 3 फिंगर स्विच हो गया, ये डायमंड क्रॉसिंग हो गई, ये डबल टर्न आउट हो गया। ठीक है, इस टाइप से अलग अलग टाइप से हम ट्रैक्स को क्या करते हैं, ट्रैक्स को ले किया जाता है। ठीक है, अब अगर देखें तो बैक कैच, ठीक है, जिसे मंकी कैच के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये हमारा बैक कैच है, ये ये हमारा बैक कैच है। ये क्या होता है, ट्रैक में ऐसे ये हमारा मान लीजिए ट्रैक है, तो जैसे ही हमारा चीज़ें मतलब क्या होंगी, मतलब टब्स अगर अनकंट्रोल वे में आने लगते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, बैक कैच इस ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में हो उठ जाएगा, तो हमारे टब्स इसी में आके अटक जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए जो सेटअप किया गया है एंडलेस रोप होलेज का, नॉर्मली आपने तो देखा होगा कि ट्रैक्स में रोप्स बिछे होते हैं, इन्हीं से क्या होता है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं हमारे टब्स। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ओवर रोप एंडलेस हॉलेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये है हमारी रोप और ये लैशिंग चेन इसको बोलते हैं, इससे कनेक्टेड रहते हैं, और ये जो रोप जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये टब्स हमारे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ड्रॉप वॉरविक हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ड्रॉप वॉरविक हो गया। ये क्या होता है, इस टाइप से ये गाटर होता है, और मान लीजिए अगर कोई डाउनवर्ड डायरेक्शन में चीज़ें आने लगी, टब्स अनकंट्रोल्ड वे में लगे चलने लगे, तो यहाँ से लीवर खींच दिया जाता है, ऑपरेटिंग लीवर, तो ये क्या होता है, ऐसे नीचे की तरफ आ जाता है और कोई भी टब्स इसमें जाके अटक जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि हमारे कोड ऑफ सिग्नल्स क्या क्या हैं। ठीक है, अगर सिंगल रैप दिया जा रहा है तो इसका मतलब होता है स्टॉप, 2 रैप्स मतलब लोअर, मतलब कि नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में भेजना है हमारे सेट ऑफ टॉप्स को। अगर 3 रैप्स हुए तो स्टार्ट, मतलब कि अगर रेस्ट में है तो उसे स्टार्ट कर देना है हमारे इंजन को। और अगर
4 रैप्स दिए गए तो इसका मतलब हमें उसे अपवर्ड डायरेक्शन में रेज करना है। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में ज़्यादा जाने तो ये देख सकते हैं कि अगर हमारा जो हॉलेज रोडवे है वो 300 मीटर से ज़्यादा की लेंथ उसकी अगर हो गई है, ठीक है, शाफ्ट बॉटम से 300 मीटर की ज़्यादा अगर लेंथ हो गई है, हमारा मान लीजिए शाफ्ट बॉटम है और यहाँ से 300 मीटर की ज़्यादा लेंथ की हमारी क्या हो गई, हॉलेज हो गई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बेसिकली आपको कहीं देखने को तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ज़्यादातर माइंस नहीं यूज़ करते हैं, मैक्सिमम माइंस नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, हर एक बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे भी बेल्ट कन्वेयर्स क्या होते हैं, मान लीजिए बेल्ट कन्वेयर सीधा सीधा गया है, अब यहाँ से इसका एक ब्रांच निकली हुई है, तो यहाँ पे एक टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और हर कुछ दूरी में तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बेल्ट कन्वेयर सिस्टम में रहते ही हैं। अब ज़्यादातर ये होता है कि भाई साइड में हॉलेज वाला भी रहता है अगली बगल वाली गैलरी में, तो उसमें भी क्या किया जाता है कि भाई ठीक है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो हम डायरेक्टली यहाँ से पहुँचा सकते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से पूरा वर्किंग होता है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का। हाँ, अब अगर आप समझना चाहें कि भाई हमारा हॉलेज में किस टाइप का सिग्नलिंग सिस्टम होगा, भाई अलार्म तो बजता है बस उसमें, लेकिन उस कैसे किया जाता है कि अगर बीच में कहीं भी क्या हो जाए कि टब्स अनकंट्रोल्ड हो गए, है ना, हमें टब्स को मतलब अनकंट्रोल नहीं हुए, सॉरी, अगर हमें टब्स को रुकवाना है, एकाएक हमारा कोई सामान गिर गया, तो उसमें क्या किया, उस केस में हम उसको कैसे रुकवाएंगे, कैसे सिग्नल देंगे हमारे वाइंडिंग इंजन मैन को कि हाँ टब्स को रोकना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या प्रोवाइड किया जाता है, वायर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो हमारा पिलर्स हैं, पिलर्स में इस टाइप से क्या होता है, वायर्स होते हैं 2 ठो जो कि सपोर्टेड रहते हैं, है ना, सपोर्टेड रहते हैं, एक लकड़ी के खूंटे से सपोर्टेड रहते हैं, और इन दोनों वायर्स को क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, ये पूरे हॉलेज लाइन में सेटअप रहता है, ये पूरा लाइन से अलोंग द ट्रैक, तो आप जैसे ही इन दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे वायर से, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अलार्म बजने लगेगा और जो हमारा वाइंडिंग इंजन मैन है वो क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि ये जो वायर्स हैं, सिग्नलिंग वायर्स, इनकी जो एनर्जी होनी चाहिए, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होनी चाहिए, 30 वोल्ट से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत सी बार पूछा भी गया है कि 30 कि कितने वोल्ट्स का एनर्जी मैक्सिमम होता है, तो 30 वोल्ट से ज़्यादा की एनर्जी इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होनी चाहिए। अगर सेकेंड और थर्ड डिग्री की माइंस है, सेकेंड डिग्री ऑफ माइंस क्या होता है भाई, जो रेट ऑफ एमिशन, मतलब मीथेन के जो जिस रेट से एमिट होता है किसी भी कोल सीम से, उसके रेट ऑफ एमिशन पे क्या डिपेंड करता है, हमारा डिग्री ऑफ गैसीनेस में बांट दिया गया है कोल सीम्स को कि ये इतने डिग्री की है, इतने डिग्री की, इतने डिग्री की है ना, तो बेसिकली 3 डिग्रीज में बांटा गया, 1 2 3, फर्स्ट डिग्री माइंस, सेकंड डिग्री माइंस और थर्ड डिग्री माइंस। ठीक है, थर्ड डिग्री माइंस में क्या होता है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का एमिशन होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अगर सेकेंड या थर्ड डिग्री ऑफ गैसीनेस की माइंस हैं, तो उनमें जो सिग्नलिंग सर्किट होने चाहिए वो किस टाइप से होने चाहिए, सिग्नलिंग सर्किट होने चाहिए वो किस टाइप से होने चाहिए, हमारे मतलब कि इंट्रिंसिकली सेफ होने चाहिए, सॉरी, इंट्रिंसिकली सेफ होने चाहिए। अब देखिए बेसिकली 2 टाइप के होते हैं हमारे, क्या, ऑपरेटर्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फ्लेम प्रूफ या फिर एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट, दूसरा होता है इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स। ठीक है, जो फ्लेम प्रूफ या फिर एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट होता है वो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन होता है उसका, है ना, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। क्या होता है कि हमारा जो भी इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है जो कि फ्लेम प्रूफ होता है। उसके अंदर कोई भी सर्किट में ब्रेक आ गया, सर्किट में स्पार्क्स हुआ, तो अगर मान लीजिए गैस भरी हुई होगी, इनफ्लेमेबल गैस भरी हुई होगी, तो वो क्या होगा, उसी के अंदर एक्सप्लोड होगा और ख़राब हो जाएगा। लेकिन उस बाहर की जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं, उनको इग्नाइट नहीं करेगा और एक्सप्लोजन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा जो चीज़ होता है हमारा इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, जिसके बारे में इसमें कहा गया है, अब ये ऑपरेटर्स को ही इस तरीके से डिज़ाइन कर देते हैं, इसको बॉक्स में नहीं बंद करते हैं, इसमें ऑपरेटर्स को इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया जाता है कि इसके जो सर्किट्स हैं उनमें ज़्यादा हाई पावर ना ट्रैवल करे, है ना। अब ये हाई पावर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 वाट की इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होती है, जो पावर होती है 2 वाट होती है, इससे ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी इनमें पास नहीं होती है।
तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो अगर स्पार्क भी होता है तो इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती कि एटमॉस्फेयर के हमारे क्या कर दे, जो मीथेन गैस है एटमॉस्फेयर माइन एटमॉस्फेयर में उसको इग्नाइट कर दे, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा होता है इंट्रिंसिकली सेफ का। दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। वो इंट्रिंसिकली जो सेफ जो ऑपरेटस है वो किस पे काम करता है, जीनर बैरियर या फिर गैल्वेनिक बैरियर पे काम करता है। देखिए बैरियर्स आपने बेसिकली कहाँ पढ़े होंगे, डायोड वाले सिस्टम में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तब आपने डायोड्स के बारे में पढ़ा होगा। डायोड्स इस टाइप के होते हैं, आप बेसिकली देख सकते हैं इनमें यहाँ पे पार्टीशन होता है, इलेक्ट्रॉन से इस पार जाते हैं, ये बीच में जो होता है ये बैरियर होता है। ये बैरियर अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं जिसमें से कि जीनर बैरियर इसमें यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए दोनों में सबसे अच्छा कौन होता है, दोनों ही अच्छे होते हैं बेसिकली। बस डिफरेंस ये है कि जो फ्लेम प्रूफ अपरेटस है उसका वो हैवी बहुत ज़्यादा होता है, इंट्रिंसिकली सेफ अपरेटस हल्का होता है। अब इंट्रिंसिकली सेफ अपरेटस हल्का तो होता है लेकिन इसकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो ये हैवी इक्विपमेंट्स हम इससे ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर फ्लेम प्रूफ अपरेटस की देखें तो यही फ़ायदा है कि भाई वो हैवी इक्विपमेंट्स को हम ऑपरेट कर सकते हैं, उससे हाई पावर इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, मैन होल्स के बारे में है। मैन होल्स क्या होते हैं, देखिए अब आपकी मान लीजिए गैलरी है, ये आपकी गैलरी है ना, ये पूरी गैलरी है आपकी। यहाँ पे आपके पिलर्स हैं, ठीक। सॉरी, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए आपके छोटे छोटे पिलर्स बने हुए हैं, है ना, ये पिलर्स हैं और इस टाइप से। और यहाँ पे पूरे में क्या है, हमारा हॉलेज ट्रैक बिछा हुआ है इस पूरे में, ठीक है। तो हम अब अगर इसमें ये होता है कि भाई मैन भी ट्रैवल करेंगे, ऐसा सिस्टम अगर बना दिया जाए, बहुत सी माइंस में रहता है कि मैन भी ट्रैवल करेंगे हॉलेज लाइन से, है ना, साइड में रास्ता बना दिया जाता है। तो इसके लिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे अगर मैन को ट्रैवल करने के लिए हमने बनाया है कि हाँ मैन ट्रैवल करेंगे, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि मैन होल्स, इन जो पिलर्स है इन पिलर्स में क्या प्रोवाइड करा देंगे, मैन होल्स प्रोवाइड करा देंगे। मान लीजिए हम पिलर को सामने से अगर देखेंगे, फ्रंट व्यू अगर देखेंगे तो इस टाइप से हमें दिखेगा। तो इसमें हम क्या बना देंगे, ऐसे गड्ढा खोद के मैन होल बना देंगे, ताकि लोग बाग अगर मान लीजिए टब आया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से टब आ रहा है, तो लोग बाग क्या करेंगे, इन्हीं मैन होल्स में छुप जाएंगे, ठीक है, कुछ देर के लिए। उसके बाद अपना बाहर आ सकते हैं, अपना पैदल चलेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। अब मैन होल्स की अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि मैन होल्स, सबसे पहली बात तो 2 मैन होल्स के बीच की दूरी हमें पूरे अलोंग द पूरे गैलरी में हर एक जहाँ जहाँ हॉलेज है, जहाँ तक हॉलेज है वहाँ तक हमें मैनहोल्स प्रोवाइड कराना है। और कितनी दूरी पे, 2 मैनहोल्स के बीच की दूरी 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेडियंट 1/6 का है तो जो मैनहोल्स के बीच के जो इंटरवल होगा वो कितना होगा, पहले तो 10 आपने पढ़ा है ना। अगर बोले ग्रेडियंट आपको दे दिया कि 1/6 से कम का ग्रेडियंट है, तो उस केस में क्या होगा, जो मैनहोल्स के बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी 20 मीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते। फिर भी दूरी बढ़ा सकते हैं लेकिन 20 मीटर से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। जो मैनहोल्स के डायमेंशंस होने चाहिए, ठीक है, जो डायमेंशंस होने चाहिए मैनहोल्स के, वो कैसे होने चाहिए, वो उनकी जो हाइट होनी चाहिए 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, उनकी डेप्थ 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप एक क्यूबॉइड इमेजिन कर सकते हैं कि क्यूबॉइड में किस टाइप के उसके डायमेंशन होते हैं, तो उस बेसिस पे आप समझ सकते हैं कि हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं हो, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी कम नहीं होनी चाहिए, डेप्थ 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो उसकी विड्थ है, विड्थ वो 0.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, 0.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बेसिकली इसका जो वेट है माइंस में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, किस बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है कि मान लीजिए आपका ये टब है, तो ये टब अगर मान लीजिए गिरा मैन होल की तरफ, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि ये टब इसमें अंदर नहीं जाना चाहिए, है ना। तो अंदर कब नहीं जाएगा, जब इसकी जो विड्थ है, ये जो है विड्थ, ये कैसी नहीं होनी चाहिए कि भाई इससे कम होनी चाहिए, इस टब की विड्थ से कम होनी चाहिए, है ना, इस टब की विड्थ से कम होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा और सब सेफ रहेगा। तो उसी बेसिस पे माइंस में बेसिकली क्या किया जाता है, मैनहोल्स को डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। जितने भी मैन होल्स हैं उन सब की वाइट वॉशिंग होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी मैन होल्स हैं सबकी वाइट वॉशिंग होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। मतलब कि पूरे हर, चाहे वो इनसाइड हो, अंदर पूरे मैन होल में अंदर वाइट वॉशिंग की जानी चाहिए, और
उसके चारों तरफ, मैन होल के चारों तरफ 0.3 मीटर की दूरी तक कम से कम वाइट वॉशिंग की जानी चाहिए, ठीक है, कम से कम अराउंड द अपर्चर, ठीक है। आप ये अपर्चर वर्ड समझिए क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये हमारा कर्व है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, अपर्चर कहलाती है, इसी डिस्टेंस को, है ना। जैसे ग्लास हो गया, लेंस हो गया, है ना, मिरर्स हो गए, इनमें आप अपर्चर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा 8, 9, 10th में, ठीक है। तो इस टाइप से अपर्चर को आप समझ सकते हैं। ये हमारा कैमरे में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि भाई अपर्चर कम हुआ तो क्या होगा भाई, ये डिस्टेंस घट गई, ये डिस्टेंस घट गई तो आपका लेंस छोटा है, इससे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएगी। अपर्चर ज़्यादा है, लेंस बड़ा है, ज़्यादा रोशनी जाएगी अंदर, इसलिए फ़ोटोज़ भी अच्छी आएंगी। इस टाइप से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि अपर्चर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मिरर्स की इमेज से देखें, ठीक है, मिरर इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप समझ चुके होंगे कि अपर्चर क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमारा क्या कह रहा है। सॉरी, हमारा एक अपर्चर के बारे में इसमें बोल रहा है कि जहाँ जितने भी प्लेसेस हैं, ठीक है, जितने भी प्लेसेस हैं जहाँ पे टब्स को कपलिंग की जा रही है या फिर अनकपलिंग की जा रही है, तो उनके बीच का जो स्पेस होना चाहिए 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्पेस कहाँ बात कर रहा है, बिटवीन द टब्स, दो टब्स के बिटवीन द टब्स एंड वन साइड ऑफ द रोडवे, ठीक है। टब्स के मान लीजिए सेट ऑफ टब्स आपका इस तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है, ये सेट ऑफ टब्स, और ये हमारा रोडवे है। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होना चाहिए, वन साइड ऑफ द रोडवे, कोई वन साइड, चाहे इधर का ले ली चाहे इधर का, वन साइड ऑफ द रोडवे की दूरी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड जो दो ट्रैक्स हैं, मान लीजिए ये एक ट्रैक हो गया, दूसरा ये ट्रैक हो गया, तो इन दोनों के बीच की भी दूरी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो ट्रैक्स के बीच की दूरी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे टब्स की कपलिंग या फिर अनकपलिंग की जा रही है, ठीक है। हाँ, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट ट्रैक्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एडजेसेंट ट्रैक्स क्या होते हैं, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। अब देखिए जो आखिरी पॉइंट है उसमें ये कहा जा रहा है, इस रेगुलेशन के आखिरी पॉइंट में, कि स्टॉप ब्लॉक हर एक एंट्रेंस में हमें प्रोवाइड कराना है, चाहे वो ब्रांचिंग ऑफ हो रहा हो, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, ब्रांच बन रहा था एक, है ना भाई, ये आपका मेन ट्रैक है और यहाँ से एक ब्रांच निकली, तो यहाँ पे आपको स्टॉप ब्लॉक प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो स्टॉप ब्लॉक्स प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। अगर हमारा शाफ्ट है और शाफ्ट की तरफ ऐसे इंक्लाइन गई है और यहाँ से हमारा शाफ्ट बॉटम है, सॉरी ये, ठीक है, शाफ्ट बॉटम है और यहाँ से इंक्लाइन ऐसे गई है, हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने टब्स को ऊपर की तरफ ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पर भी हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा स्टॉप ब्लॉक्स। तो ऐसी हर जगहों पे क्या करेंगे हम, स्टॉप ब्लॉक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइस आज हमने हॉलेज का पार्ट 1 देखा है। क्योंकि ये रेगुलेशन ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं इसे 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस पूरे चैप्टर के इकट्ठा एक वीडियो में मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप ये चीज़ देख सकते हैं। उसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट इट कुड रीच more and more mining students, and please give suggestions in the comment section below about the topics you want videos, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।